हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द अल्केमिस्ट में। आज का वीडियो जो है सो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो इसलिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके उसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है, राइट। वेरियस अदर प्रॉपर्टीज होंगी, राइट। तो सबसे पहली चीज़ कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में पहला जो हमें पॉइंट याद रखना है वह क्या है कि जैसे हमने पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि मेटल्स हम किसे कहेंगे, कि ऐसे हमारे एलिमेंट्स जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या हो 1, 2 या 3, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होना चाहिए, 1, 2 या 3। तो जिसके पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, वो लूज करेगा, राइट। सो पहली केमिकल प्रॉपर्टी यहीं पर आती है दैट मेटल्स फॉर्म cations by losing electrons। जैसे अगर एग्जांपल ले हम सोडियम का, तो सोडियम में हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, 2, 8, 1 होता है, राइट। तो सोडियम क्या करेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Na+ आयन बनाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम को ले लें तो मैग्नीशियम में हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है, 2 होता है, राइट। तो मैग्नीशियम भी क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Mg2+ आयन बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलर मैनर से एल्युमिनियम जो है हमारा, उसके पास भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो एल्युमिनियम भी क्या कर सकता है कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके एंड वह भी कैटायंस में कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमें क्या याद रखनी है कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्या बनाते हैं, कैटायंस बनाते हैं। क्लियर है, इसको लिख लें एक बार। चलिए फिर आगे बढ़े। सेकंड थिंग क्या है, metal reacts with oxygen to form metallic oxide। metal reacts with oxygen to form मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए कि मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, ये आई थिंक आप सभी को पता होगा, राइट। क्योंकि मेटल है तो मेटालिक ऑक्साइड ही बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम इसका एक जनरल रिएक्शन लिख ले रहे हैं कि मेटल प्लस ऑक्सीजन रिजल्ट इन मेटालिक ऑक्साइड्स। चलिए, अब यहाँ पे जो है सो एक कंफ्यूजन आती है कि क्या सारे मेटल्स इजीली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाते हैं। तो जवाब है नहीं। जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज जो हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के दौरान, तो उस रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअली क्या है कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो रेडली रूम टेम्परेचर पर जो है सो ऑक्साइड्स अपने बना देते हैं, राइट। कुछ मेटल्स जो है सो रेडली रूम टेम्परेचर पे अपने ऑक्साइड्स बना देते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें सम मीडियम लेवल या जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के मीडियम में पड़ते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, तो या फिर आयरन हो गया, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनके लिए हम उसको रूम टेम्परेचर पे उसको रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ नहीं करवा सकते। उनका अगर रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नल हीट देना पड़ेगा। तो रूम टेम्परेचर पे कौन कौन रिएक्ट कर सकता है, तो रूम टेम्परेचर पे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, हमारे टॉप 3 जो मेटल्स हैं, दैट इज सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। यह 3 ऐसे मेटल्स हैं जो कि हमारा रूम टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन
कर सकते हैं। यानी कि उनको आप अगर आप एक्सपोज करो सिंपली एयर से, तो आप देखोगे क्या कि वहां ऑक्साइड की एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो यानी रूम टेम्परेचर पे हमारा कौन रिएक्ट कर रहा है? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। चलिए देख ले, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे तो ये अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बना देंगे। और उस पे भी सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन जो है सो हाईली हमारा क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। यानी ये हमारा वॉयलेंट टर्न ले सकता है, यानी कि ये आग पकड़ सकता है, ये जलने लग सकता है, राइट। कैल्शियम का रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ इतना वॉयलेंट नहीं होता। क्लियर है? आगे बढ़े। वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं हमारे दो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स का, जैसे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग आपने सुना होगा, तो उस कंडीशन में आप देखते हो कि मैग्नीशियम को सिंपली हम ओपन एयर में रख के और ये एक्सपेक्ट करें कि ये अपने आप जल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। यानी कि ये खुद को ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है जितनी अच्छी तरीके से सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम कर सकते हैं, राइट। तो उस कारण से जो है सो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराने के लिए इनिशियल हीट देना पड़ता है। हम उसको जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन लेकर उसको जलाते हैं, तभी जाकर जो है सो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से जिंक की बात करें तो जिंक भी अपने आप जो है सो रिएक्ट नहीं करता, उसे भी इनिशियली हमें हीट देना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे जो है इनिशियल कुछ अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है, जिसके कारण हमारा मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो सके। क्यों? क्योंकि ये उतने अच्छी तरीके से ऑक्सीडाइज अपने आप को नहीं करते हैं हमें, क्योंकि ये लो रिएक्टिव है, लोअर रिएक्टिव मेटल्स है इन कंपैरिजन टू सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, इसलिए ये अपने आप रिएक्ट नहीं कर पाते। चलिए आगे बढ़े। अब कुछ जो हमारे मेटल्स हैं वो तो बिल्कुल ही स्टबन होते हैं, यानी जिद्दी होते हैं, वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना चाहते ऑक्सीजन के साथ। आप उनको जला भी नहीं सकते क्योंकि वो जलते ही नहीं है, राइट। तो उनका कुछ हीट से कुछ नहीं होता, वहां पे वो हमें प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करनी पड़ती है, यानी काफी देर तक हीट करना पड़ता है, जैसे आयरन एंड कॉपर। अगर प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करेंगे तब जाकर कहीं हमारा आयरन का ऑक्साइड बनेगा और यहां पे कॉपर का ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, एक चीज आप लोगों को यहां कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर आयरन का तो हमारा वैलेंसी 2 होता है या 3 होता है, तो यहाँ 4 कहां से आ गया, या उसके अलावा ऑक्सीजन का तो 2 होता है तो यहाँ 3 कहां से आ गया। तो ये देखिए, ये एक्चुअली मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड होता है। आयरन के दो तरीके के ऑक्साइड बन सकते हैं, FeO भी बन सकता है और Fe2O3 भी बन सकता है। तो हमने एक कंबाइंड फॉर्मूला लिखा है दोनों के लिए। ठीक है, दोनों हमारे इक्वल अमाउंट में बनते हैं, इस कारण से एक कंबाइंड फॉर्मूला ही इसका लिखा जाता है। इसको हम पढ़ेंगे क्या? आयरन 2,3 ऑक्साइड, यानी कि आयरन यहाँ पे अपनी +2 की भी वैलेंसी दिखा रहा है, आयरन यहाँ पे +3 की भी वैलेंसी दिखा रहा है। चलिए हो गया। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गया कि जब भी अगर हम मेटल्स को रिएक्ट कराएं ऑक्सीजन के साथ तो हम क्या देखेंगे कि हमारा मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए कि इस मेटालिक ऑक्साइड की भी अपनी प्रॉपर्टी है। ये मेटालिक ऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टी है कि मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो होते हैं हमेशा बेसिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। दैट मीन्स कि अगर आप इनको वाटर के अंदर डालो तो आप क्या देखोगे कि एक हमारा बेसिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर देगा। आमतौर पे जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये इनके ऑक्साइड्स काफी स्ट्रॉन्ग बेसिस का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें ग्रुप 2 एलिमेंट्स के, तो दैट इज मैग्नीशियम, कैल्शियम, या
कंपैरेटिवली वीकर बेसिस सॉल्यूशन बनाते हैं अगर इनके ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाए, और वहीं पे अगर बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो उनके बेसिस जो होते हैं वो काफी ज्यादा वीक होते हैं, राइट। तो जैसे कि अगर हमने हमारे लिए जो Na2O बना था, इसे अगर हम H2O में डालें तो हम क्या देखेंगे कि NaOH का एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को या क्विक लाइम को वाटर में डालें तो हम क्या देखेंगे कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स हमारे क्या है, बेसिक इन नेचर हैं, क्योंकि इनको अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में ये बेसिस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला रिएक्शन हम मेटल का किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ, राइट। मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अब देखिए वाटर के दो फॉर्म होते हैं, आइदर ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा या फिर गैसियस फॉर्म में रहेगा। तो मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर स्लैश स्टीम, यानी स्टीम के साथ भी इसका रिएक्शन होता है। किस तरीके से होता है वो देखेंगे हम लोग। मेटल रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम to form metal hydroxide और मेटल ऑक्साइड। ठीक है, सिंपल सी बात है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्लियर है? अब दोनों केसेस में एक और हमारा प्रोडक्ट निकलेगा, दैट विल बी हाइड्रोजन। दोनों ही केसेस में हमारा और कौन निकलेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके कुछ रिएक्शंस। अब एक चीज समझिए कि जैसे वहां ऑक्सीजन के केस में देखा था कि हमारा रूम टेम्परेचर पे कुछ मेटल्स हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जा रहा था, वहीं पे कुछ मेटल्स को जो है सो हमारा कंबाइन करने के लिए किसकी जरूरत हो रही थी, प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट की, राइट। तो उसी तरीके से हमारे कुछ मेटल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, यानी ठंडे पानी के साथ, या कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पे जो वाटर हमारा मिलता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सके। अगेन यहां पे 3 नाम आएंगे। अच्छा, और लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहां पे तीनों केसेस में वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में है। जैसे मैंने बोला मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। सिंपल सा रूल है, आपको बस याद रखना है, लिक्विड वाटर के साथ अगर हमारा मेटल अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। उसी तरीके से के का अगर रिएक्शन करवाएं तो ये KOH का फॉर्मेशन होगा और H2 लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत। अब देखिए ये दो रिएक्शन अगेन हमारे क्या होते हैं, वैलेंट नेचर के, यानी कि सोडियम और पोटेशियम को जैसे ही हमारा वाटर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा वहां पे एक स्पॉन्टेनियस कंबस्शन होना शुरू हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन करने का मतलब हम कोई एक्सटर्नल हीट नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा, क्योंकि जब यह रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो उस कंडीशन में यह हाईली एक्सोथर्मिक होता है, और हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से यह हमारा तुरंत फायर कैच कर लेता है, राइट। इसी कारण से सोडियम या पोटेशियम को अगर कभी भी अगर पानी में डालें तो उस कंडीशन में हमें यह काफी केयरफुली करना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। ये तो हो गया हमारा कि कोल्ड वाटर के साथ अगर रिएक्ट करवाएं तो क्या बनेगा। अब इसी तरीके से जैसे वहां पे हमने देखा था कि मैग्नीशियम और जिंक को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ा था हमें, राइट। तो इसीलिए इनका जो वाटर होगा वो भी हमारा कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। ये किसके साथ दिखाएंगे, वार्म वाटर के साथ। कौन कौन से मेटल है, मैग्नीशियम और जिंक। वार्म वाटर के साथ जब इनका रिएक्शन कराएंगे तो अगेन
है तो लिक्विड ही, भले ही इसका टेम्परेचर जो है सो कोल्ड वाटर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है, राइट, बट है तो लिक्विड ही। तो उस कंडीशन में भी हमारे पास क्या होगा कि मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और H2 बाहर निकल जाएगा। क्लियर है या कोई परेशानी इसको समझने में? नहीं। तो चलिए यहां तक हो गया, आगे बात करें। अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ स्टीम। अब देखिए जो लोअर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं, जो लोअर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं वाटर के, लिक्विड वाटर के साथ। तो वो क्या करते हैं हमारा कि वहां पे हम स्टीम का यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टीम इज द हॉटेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे मेटल होंगे, ऐसे मैग्नीशियम का ही एक रिएक्शन ले लीजिए, लेकिन इस बार हम वार्म वाटर की जगह क्या ले रहे हैं, गैसियस वाटर, यानी कि स्टीम, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या कि MgO का फॉर्मेशन हो जाएगा और H2 अगेन बाहर निकल जाएगा। तो यानी आप देख रहे हो कि जब लिक्विड वाटर जब तक था तब तक हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने स्टीम लिया हम देख रहे हैं क्या कि हमारा मेटल ऑक्साइड बन रहा है, ना कि मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसी तरीके से जिंक के ऊपर से भी अगर स्टीम पास करा दीजिए, एल्युमिनियम के ऊपर से स्टीम पास करा दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली हमें जनरल जो हमारा ट्रेंड है वो हमें याद रखना है कि मेटल अगर है उसका रिएक्शन स्टीम से कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारा मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए जैसे मैंने बोला कि कुछ जिद्दी मेटल्स होते हैं, राइट, उसी तरीके से आयरन की बात करें तो आयरन भी कुछ इसी प्रकार का है। तो आयरन को सिर्फ स्टीम देना काफी नहीं है, हमें आयरन को भी एक्साइटेड स्टेट में लाना पड़ता है। जैसे अगर हम आयरन को क्या कर दें, रेड हॉट कर दें, काफी ज्यादा गर्म कर दें, ठीक है, और तब उसके ऊपर से स्टीम या वाटर वेपर को पास कराएं, तब जाकर कहीं हमारा आयरन के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बात करें। ये तो बात हो गई कि हमारा मेटल किस तरीके से वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बिहेवियर दिखाता है, वो तो हम लोगों ने एसिड बेस और सॉल्ट में भी पढ़ा था। टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करता है। तो एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ रिएक्शंस देख ले कि अगर हम सोडियम को डाल दिए मान लीजिए HCl में, ये क्या करेगा, हमारा सोडियम क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। उसी तरीके से कैल्शियम को डाल दिया H2SO4 में, अगेन ये क्या करेगा,
हमारा कैल्शियम सल्फेट बनाएगा और H2 निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा ट्रेंड है कि मेटल्स जो होते हैं वो जब भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे वो क्या करेंगे हमारा मेटल सॉल्ट बनाएंगे और उसके अलावा हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देंगे। ये तो बात हो गई कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पे कुछ मेटल्स हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ बेसिस के साथ भी। आई थिंक हमने एसिड बेस पे भी उन मेटल्स की बात की थी। क्या होते हैं वो मेटल्स? उन मेटल्स को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स, राइट। जैसे एम्फोटेरिक मेटल्स के कौन कौन से एग्जांपल हैं? एल्युमिनियम और जिंक को ले लीजिए। एल्युमिनियम और जिंक, मान लीजिए कि इन दोनों का रिएक्शन हमने HCl के साथ कराया, तो हम देखते हैं क्या होगा। ये हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा और H2 निकलेगा। उसी तरीके से जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा एंड H2 निकलेगा। तो इन दोनों केसेस में आप क्या देख रहे हो कि एल्युमिनियम और जिंक जब भी रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है, राइट। मान लीजिए कि हमने HCl हटाकर क्या कर दिया इसे? NaOH, यानी एसिड को हटाकर हमने इसके जगह पे क्या दे दिया? एल्युमिनियम और जिंक को बेसिस। तो अब क्या होता है कि हमारा बस सॉल्ट का नेचर चेंज हो जाएगा बट हाइड्रोजन गैस अब भी रिलीज करेगा। ठीक है, पहला प्रोडक्ट बनेगा हमारा सोडियम एल्यूमिनेट, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा सोडियम जिंकेट। क्लियर? तो ऐसे मेटल्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे मेटल्स को हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट। क्या होता है आप ही लोग बताओ? सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तब वहां पे रूल फॉलो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि हमारा उस सॉल्ट में जो प्रेजेंट मेटल है वो हमारा जो मेटल हमारा रिएक्ट करने आ रहा है उसके मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। अगर कम रिएक्टिव है तो वो अपना साल्ट छोड़कर चल देगा, और ज्यादा रिएक्टिव है तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें पता है कि आयरन इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, ठीक है। तो आयरन सल्फेट में अगर सोडियम डालेंगे तो क्या होगा? सिंपल सा बात है, सोडियम मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो वो क्या करेगा कि अपनी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा और आयरन निकल जाएगा। ये टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन भी है, राइट, टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। हमने चैप्टर 1 में इसका डिस्कशन भी किया था, राइट। तो जब भी मेटल हमारे सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा कि हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैरी आउट होगा। और अगर मान लीजिए कि यहां सोडियम की जगह कॉपर होता, तो अब हम ये जानते हैं कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज, राइट। तो उस कंडीशन में यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर के पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि खुद को ऑक्सीडाइज करे और आयरन को रिड्यूस करे। क्लियर है? चलिए, तो इतनी ही हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी? मेटल्स की, जो कि आप क्लास 10th के बच्चों को एटलीस्ट जाननी चाहिए ताकि आप बोर्ड्स में अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। अब इसके बाद अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की क्या कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो एक दो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी भी। जैसे वो भी अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करें तो वो क्या बनाएंगे? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। उसके अलावा इनके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? अगर मेटल वाले एसिडिक बेसिक हैं तो हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे? एसिडिक होंगे, ठीक है। चलिए उस पर भी एक नजर डाल देते हैं, थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं उनके।
कि अगर मान लीजिए कि कार्बन है, कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म हमारा आमतौर पर 98% कार्बन हमें कोक से मिल जाता है, राइट। कोक कोल का ही एक प्रॉपर्टी, कोल का ही एक प्रोडक्ट है। तो इस कोक को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं, तो जैसे मेटल्स को अगर हम हीट कर रहे थे किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल रहा था, मेटालिक ऑक्साइड। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। उसी तरीके से सल्फर पाउडर है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं तो क्या मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जिस तरीके से मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बना रहा था, उसी तरीके से नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। और मेटल ऑक्साइड्स हमारे बेसिक नेचर के थे, तो उसी तरीके से नॉन मेटल्स हमारे किस नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि अब ये एसिडिक नेचर के कैसे हैं, ये कैसे पता चले, तो हमने मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ डाला था, तो क्या बना था हमारा एक बेसिक सॉल्यूशन। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स को वाटर के साथ अगर डिसॉल्व करेंगे तो हमारा एक एसिडिक सॉल्यूशन बनता है। क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, नॉन मेटल्स भी ये प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं कि हमारा जैसे ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता था। अच्छा, एक चीज है कि मेटल्स जो होते थे वो क्या होते थे, हमारे वाटर के साथ रिएक्ट कर पाते थे। नॉन मेटल्स के केस में वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। ज्यादातर नॉन मेटल्स जो है सो हमारा कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट कर सकें, लेकिन आमतौर पे नॉन मेटल्स जो है सो हमारा वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। और उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी ये शो करते हैं, ये नॉन मेटालिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। जैसे वहां क्या था कि वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में डिफरेंस था, कि अगर मान लीजिए कि कोई ज्यादा अच्छा हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखा रहा है, यानी कि कोई अपने आप को ज्यादा अच्छी तरीके से ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है, तो वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल कहलाता था। उसी का ऑपोजिट यहाँ पे हो जाता है कि जो अपने आप को ज्यादा अच्छी तरीके से रिड्यूस करना चाहता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, वह क्या करेगा कि हमारा जो लेसर हमारा रिएक्टिव नॉन मेटल है उसको वहां से डिस्प्लेस कर देगा उनके कंपाउंड से, यानी खुद का कंपाउंड बना लेगा। तो ये सारी चीजें जो है सो हम लोग जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के लिए, तो वहां पे नॉन मेटल्स के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल क्लास 10th में उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में जरूर आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, कि आखिर ये मेटल और नॉन मेटल आपस में किस तरीके से कंबाइन करते हैं, कौन सा ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसके थ्रू ये आपस में जुड़े रह सकते हैं। उसके अलावा जो है सो हमारा केमिकल बॉन्डिंग क्या चीज़ होती है, उस बारे में भी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जो है सो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।